हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग अपना जो सब्जेक्ट है एडवांस्ड अलजेब्रा उसका यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है फाइनाइट फील्ड्स और फाइनाइटली जनरेटेड फील्ड्स। ठीक है, तो अब इन दोनों वर्ड्स में जो सबसे कॉमन वर्ड है वो है फील्ड। तो हम लोग उसी की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं पहले कि फील्ड क्या है। अ नॉन एम्प्टी सेट एफ कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज़ अ फील्ड। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई सेट दे रखा है एफ, अब ये जो प्लस और मल्टीप्लिकेशन है ना, ये दो ऑपरेशंस हैं जो हम लोग एफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जो मेरा सेट एफ है उसके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ये डॉट है ये इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम लोग अपने एफ सेट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये सेट एफ है मेरा वो क्या है, नॉन एम्प्टी है, इसमें यानी कि ये एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। अब ये मेरा जो सेट एफ है ये फील्ड कब होगा, इफ़ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कहते हैं ये जो मेरा एफ है ये एक फील्ड तब होगा अगर इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना वो सारे नॉन जीरो होने चाहिए, यानी कि जीरो के अलावा और एलिमेंट्स जो भी प्रेजेंट है ना एफ में उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। तो उसके लिए आपको जो चीज़ याद रखनी पड़ेगी ना, ये जब हम लोगों ने ग्रुप्स का पार्ट किया था, यानी कि हम लोग जब ग्रुप्स के बारे में स्टडी करते हैं ना उसमें ये चीज़ें हम लोग को बताई जाती है सारी। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमारी हमेशा 1। ये कैसे आती है कि अगर हमारे पास सपोज कोई एलिमेंट दे रखा है, ठीक है, तो उसको हम लोग मतलब ऐसे किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि अगर मेरे पास मेरी आइडेंटिटी 1 आ जाए तो हम उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 5, मैं 5 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास वापस से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बननी चाहिए। तो अगर मैं 5 को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, मेरे पास 1, मेरी आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, यानी कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर 2 की बात करें, 2 को हम लोग 1/2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो भी मेरे पास पीछे 1 बच रहा है जो कि मेरी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इट मीन्स मेरे 2 का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन दोनों केसेस में क्या क्या होंगे, 5 के केस में मेरे पास 1/5 मेरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, 2 के केस में मेरा 1/2 मेरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होती है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मेरी 0 होगी हमेशा। ठीक है, अब उसी तरीके से हमारे पास एक एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर मेरे पास 5 कोई नंबर है तो मैं 5 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आंसर आए। तो मैं 5 में अगर -5 को ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम 2 का केस चेक करें तो 2 में हम लोग अगर -2 को ऐड करते हैं तब भी मेरे पास 0 आ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी बन रहा है। तो 5 के केस में एडिटिव इनवर्स क्या हो गया मेरा, -5। 2 के केस में मेरा एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -2। ठीक है, तो ये थी मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोगों ने फील्ड की डेफिनेशन देखी। अब देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास ऐसे जो सेट हैं वो फील्ड हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली सेट कौन कौन से होते हैं, एन यानी नेचुरल नंबर्स, जेड यानी इंटीजर्स, क्यू यानी रैशनल नंबर्स, आर फॉर रियल नंबर्स एंड सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिटिव के केस में। ठीक है, अब एडिटिव के केस में मेरे पास जो नेचुरल नंबर्स है ना वो क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब अगर मैं a+b करूं, ठीक है, और b+a करूं तो आंसर मेरे पास दोनों केस में सेम आएगा नेचुरल नंबर के केस में। ठीक है, तो वो क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव में क्या होता है कि अगर मैं 2 नंबर को ऐड करूं और फिर तीसरे नंबर को उसमें ऐड करवाऊं। ठीक है, तो वैसे तो ये सारे रूल्स ना हम लोग ग्रुप के उसमें करते हैं। ठीक है, मतलब ग्रुप के पोर्शन में करते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने बहुत ब्रीफ में मतलब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के केस में क्लोजर की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, लेकिन नेचुरल के केस में ना हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि एडिशन के केस में आइडेंटिटी कौन सी होती है, 0 होती है। अब क्या 0 एक नेचुरल नंबर है, नहीं, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसकी जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है।
चलो अब एडिटिव इनवर्स देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर ले लो कोई भी एक, जैसे यहाँ पे 5 और 2 मेरे पास दोनों ही नेचुरल नंबर थे, ठीक है। तो -5 मैंने उसमें ऐड किया तो मेरे पास पीछे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 0 तो है ही नहीं हमारे पास नेचुरल नंबर। तो इट मीन्स इस नेचुरल नंबर के केस में मेरे पास ना ही उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और ना ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इट मीन्स जो नेचुरल नंबर है एडिशन के केस में एक फील्ड नहीं होगा। एक फील्ड होने के लिए उसको इन चारों प्रॉपर्टीज़ को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम लोग इंटीजर्स का केस चेक करें तो क्लोजर की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इन्वर्स, सब इन चारों केसेस में, इंटीजर, रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स के केसेस में ये चारों प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है, मेरी होल्ड कर रही हैं। इसलिए मेरे पास अंडर एडिशन ये चारों के चारों क्या है, फील्ड है। नेचुरल नंबर एक फील्ड नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन का केस देखें, मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है नेचुरल नंबर का वो एग्जिस्ट नहीं करता, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। कैसे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। लेकिन इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये भी चेक कर लेते हैं कैसे। 5 एक नेचुरल नंबर है, तो अगर मेरे पास कोई नेचुरल नंबर है, मेरे पास 5 है, ठीक है, मैंने इसको 1/5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1, यानी कि मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। लेकिन इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/5। क्या 1/5 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, 1/5 एक नेचुरल नंबर नहीं है। इस वजह से मेरे पास जो नेचुरल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो इट मीन्स फील्ड नहीं हो सकता हमारा नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन केस में। सिमिलरली अगर हम लोग इंटीजर्स की बात करें तो उसमें भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे? कि जो मेरे पास 1/5 है, क्या वो एक इंटीजर है? 1/5 भी एक इंटीजर नहीं है, 1/5 एक इंटीजर नहीं है, इसलिए मेरे पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेरे पास जो इंटीजर्स है वो भी एक फील्ड नहीं होंगे। लेकिन रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मेरे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन एक फील्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये थी मेरे पास अब फील्ड की डेफिनेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं। टू बी अ फील्ड इट इज़ नेसेसरी टू बी अ ग्रुप। तो ये वही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर हमें फील्ड किसी चीज़ को प्रूव करके देना ना, तो पहले वो ज़रूरी है कि वो एक ग्रुप हो, और ग्रुप की चारों कंडीशंस हम लोगों ने अभी देखी, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग जेड की बात करें, यानी इंटीजर्स की बात करें, तो जो मेरे इंटीजर्स हैं कहते हैं ये एक फील्ड फॉर्म नहीं करते क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वेक्टर स्पेस की। कि अब वेक्टर स्पेस क्या होता है? लेट एफ बी अ फील्ड, कहते हैं एफ एक कोई फील्ड हमें गिवन है, एंड वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। वी मेरे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है। द एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स। देन वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। तो अब क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई एफ एक फील्ड दे रखा है, वी मेरे पास एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है। जो एफ के एलिमेंट्स है ना उनको हम लोग स्केलर्स बोलेंगे, और जो वी के एलिमेंट्स है उनको हम लोग वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। देन वी इज़ अ वेक्टर स्पेस, कहते हैं वी एक वेक्टर स्पेस फील्ड एफ के ऊपर तब होगा जब वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब ना ये वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, इसको आप लोग शॉर्ट में कैसे डिनोट कर सकते हो? ऐसे, वी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड कौन सा है मेरे पास? एफ है, ठीक है। तो अब कंडीशंस कौन कौन सी सेटिस्फाई करनी चाहिए आप वो देख लेते हैं। कि अगर मेरे पास वी एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, अगर हम उस सेट के ऊपर एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसको अबिलियन होना ज़रूरी है। अबिलियन का मीन्स क्या है? वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, यानी कि a इंटू बी या a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये वाली प्रॉपर्टी को अगर ये सेटिस्फाई करेंगे एलिमेंट्स मेरे अंडर एडिशन, तो ये एक कंडीशन है कि मेरा जो v है वो एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा फील्ड f के ऊपर। दूसरी कंडीशन क्या है? v इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कहते हैं v है मेरा वो क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर मेरे पास अल्फ़ा है, हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं अल्फ़ा जो कि फील्ड f में बिलोंग कर रहा है, हमने एक एलिमेंट u ले लिया जो कि हमारे पास सेट v में बिलोंग कर रहा है। अगर हम इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करवाएं तो मेरे पास उनका जो आंसर आएगा ना वो भी इस v में जाना चाहिए। अगर ये चीज़ पॉसिबल है ना, इसको हम लोग एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन बोलते हैं। अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो इट मीन्स ये सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है मेरी। अब थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी को भी उसको सेटिस्फाई करना आना चाहिए। यानी कि अगर अल्फ़ा कोई एक एलिमेंट है जो कि फील्ड में से बिलोंग कर रहा है, u और v दो एलिमेंट्स है जो कि नॉन एम्प्टी सेट v में बिलोंग कर रहे हैं, अगर हम लोग उनके ऊपर ये तीन ऑपरेशंस अप्लाई करें और उनका आंसर ये आए मेरे पास, तो मेरी ये थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा।
ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन देखते हैं, यानी कि 1 डॉट यू इज इक्वल्स टू यू, और यू किसका एलिमेंट है, वी का एलिमेंट है। कहते हैं कि वेयर 1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ द फील्ड एफ। कहते हैं अगर मेरे पास कोई एलिमेंट यू हम लोग वी में से ले लें, उसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं ना, तो वापस मेरे पास अगर वही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये फोर्थ कंडीशन होगी किसकी, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ प्रूव करने की। अगर ये चारों कंडीशंस मेरी होल्ड कर जाए तो मेरे पास जो गिवन सेट वी है वो एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा गिवन फील्ड एफ के ऊपर। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ना ये एक चेन होती है, सी मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि सबसे बड़ा सेट है, उनसे छोटा सेट कौन सा आएगा, रियल नंबर्स का। यानी कि जो सी है वो किसको कंटेन करेंगे, रियल नंबर्स को कंटेन करेंगे, रैशनल नंबर्स को कंटेन करेगा और जेड को भी कंटेन करेगा, ठीक है। सिमिलरली रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स से छोटे हैं, ये किसको कंटेन करेगा, रैशनल्स को और इंटीजर्स को। अब थर्ड नंबर पे मेरे पास कौन सा सेट आता है, क्यू, यानी कि रैशनल नंबर्स का, और फोर्थ पे मेरे पास कौन सा आता है, इंटीजर्स का, यानी इंटीजर्स मेरे सबसे छोटे होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोगों ने अभी प्रूफ किया कि जो मेरा जेड है ये फील्ड है नहीं है, ठीक है। तो अगर हम जेड के साथ किसी को भी ऑपरेट करवाएंगे ना, वो वेक्टर स्पेस बन ही नहीं सकता कभी, क्योंकि मेरे पास जेड ही फील्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आर ओवर आर देखूँ, यानी आर क्या है मेरे पास, बाहर वाली चीज़ कौन सी है, वी, और अंदर वाली चीज़ कौन सी है, एफ, यानी फील्ड है। अब यानी आर ही मेरा फील्ड है और आर ही मेरा एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्या मेरा आर ओवर आर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, यस करेगा, ठीक है। सिमिलरली आर मेरा ओवर क्यू भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। अब क्यू क्या है मेरे पास, फील्ड है, और वी क्या है मेरे पास, एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, ठीक है। हमेशा जो अंदर है ना वो छोटा सेट आना चाहिए। अगर मैं सपोज यहाँ पे लिख दूँ ना कि आर ओवर सी, तो ये कभी भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। अंदर वाली जो चीज़ है यानी फील्ड के जगह पे ना हमेशा बाहर वाली चीज़ से बड़ी चीज़, छोटी चीज़ आनी चाहिए, तभी वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये थी मेरे पास वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। अब थर्ड डेफिनेशन हम लोग देखते हैं फील्ड एक्सटेंशन की, ठीक है। इफ़ एफ इज़ अ सब फील्ड ऑफ अ फील्ड ई, अगर एफ मेरे पास कोई एक सब फील्ड है किसका, फील्ड ई का, देन ई इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ, और सिंपली ई इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ एफ। यानी कि अगर मेरे पास एक फील्ड ई गिवन है, उसका कोई सब फील्ड यानी कुछ छोटा फील्ड मैं निकाल लूँ जिसको मैंने एफ नाम दे दिया, तो मेरा ई यानी बड़ा जो एक्सटेंशन है ना वो छोटे सब फील्ड का एक्सटेंशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इस तरीके से ई मेरे पास क्या है, एक बड़ी सेट है, फील्ड है, और एफ क्या है, एक सब फील्ड है ई का। तो हम लोग उसको इस तरीके से डिनोट करवा सकते हैं कि ई है वो क्या है, एक्सटेंशन है एफ का, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि सी है वो सबसे बड़ा होता है और उससे छोटा आर, फिर क्यू और जेड। इस तरीके से हम लोग इसकी चेन को रिप्रेजेंट करवा के भी दिखा सकते हैं कि जो मेरा सी है वो एक्सटेंशन है आर का, आर एक्सटेंशन है क्यू का, और क्यू एक्सटेंशन किसका है, इंटीजर्स का, ठीक है। डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि अगर ई मेरे पास सबसे बड़ा फील्ड है, उसका कोई सब फील्ड है एफ, तो ऑब्वियसली एफ है जो वो कंटेन्ड होगा ई में, ठीक है। इफ़ ई इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ एफ वी डिनोट दिस फैक्ट बाय द डायग्राम। कहते हैं अगर ई मेरे पास एक्सटेंशन है एफ की, तो हम लोग उसको डायग्राम के थ्रू इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ओके। इफ़ एफ इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ई देन ई इज़ द वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। कहते हैं कि अगर मेरे पास ई है वो एक एक्सटेंशन है एफ की, ठीक है, तो ये ई मेरा क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर एफ। इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब द डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ इज़ यूजुअली रिटन एज दिस। तो कहते हैं अगर हमें रिप्रेजेंट करवा के दिखाना है कि मेरी ई की डायमेंशन क्या है ओवर फील्ड एफ, तो हम लोग उसको इस सिंबल के साथ डिनोट करवाएंगे। हम लोग इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, डिग्री ऑफ ई ओवर एफ, यानी हमारी एफ ई की जो डिग्री है ओवर फील्ड एफ वो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेट ई बी एन एक्सटेंशन ऑफ एफ, देन द डायमेंशन ऑफ ई कंसीडर्ड एज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ई ओवर एफ, ठीक है। अभी बोलते हैं कि अगर ई मेरे पास कोई एक्सटेंशन है एफ का, तो उसका जो हम लोग डायमेंशन है उसको हम लोग इस तरीके से फाइंड करते होते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं। उस तरीके से अगर ई मेरा एक्सटेंशन एफ का, तो एफ है जो मेरा वो कंटेंड होगा ई में, ये क्या होगा। तो अगर हमें ये चीज़ हमारी डायमेंशन है ना, अगर हमें डिग्री फाइंड करनी है ना किसी की, तो हमें उसकी डायमेंशन फाइंड करनी होगी सबसे पहले। तो इट मीन्स ये चीज़ देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ ई ओवर एफ। टू फाइंड द डिग्री यू नीड टू फाइंड डायमेंशन,
डिग्री को पता करने के लिए आपको डायमेंशन पता करनी होगी। अगर आपकी डायमेंशन आ गई है तो इट मीन्स वही आपकी डिग्री कहलाएगी। तो अगर हम लोग डायमेंशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं तो इट मीन्स डिग्री भी हमारी इसी फॉर्मूला के साथ डिनोट होगी। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइनाइट एक्सटेंशन की। इट इज़ एन एक्सटेंशन दैट हैज़ अ फाइनाइट डिग्री। ठीक है, कहते हैं ये एक वो एक्सटेंशन है जिसकी डिग्री क्या है, फाइनाइट है। अब डिग्री कैसे डिनोट फाइंड करते हैं वो हम लोगों ने पीछे देखा। गिवन टू एक्सटेंशंस, कहते हैं अगर हमारे पास कोई दो एक्सटेंशन गिवन है, जो एल है वो एक्सटेंशन है के की, एम एक्सटेंशन है एल की, तो इट मीन्स जो मेरे पास एम होगा, ठीक है, वो एक्सटेंशन किसका कहलाएगा, के का। द एक्सटेंशन एम बाई के इज़ फाइनाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ एल बाई के एंड एम बाई एल आर फाइनाइट। कहते हैं कि अगर दो मेरे पास कोई सेट दे रखे हैं, मेरे पास दो एक्सटेंशन दे रखी हैं, ठीक है, यानी कि एल बाई के, आप ऐसे देखो इसको, एम बाई एल और फिर एल बाई के, तो इट मीन्स एम बाई एल भी एक एक्सटेंशन होगी। कहते हैं अब एम बाई के जो एक्सटेंशन है वो फाइनाइट तब कहलाएगी अगर ये दोनों गिवन एक्सटेंशन है ये भी फाइनाइट है मेरे पास, यानी कि इनकी जो डिग्री है वो फाइनाइट आई है, उसको आप काउंट कर सको। ठीक है, तब वो मेरे पास क्या कहलाएगी, फाइनाइट एक्सटेंशन। इसी तरीके से हमारे पास एक और डेफिनेशन है, दैट इज़ फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन। ठीक है, एन एक्सटेंशन ई ऑफ एफ इज कॉल्ड फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स u1 u2 अप टू ur। कहते हैं एक एक्सटेंशन ई है मेरे पास एफ की, ठीक है, ये एक्सटेंशन मेरे पास एक फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन तब कहलाएगी अगर मेरे पास कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, किस फॉर्म में, u1 u2 अप टू ur इन ई, यानी कि ई के बीच में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, सच दैट स्मॉलेस्ट सब फील्ड ऑफ ई कंटेनिंग एफ। कहते हैं कि सच दैट अगर हम लोग ई का कोई सबसे छोटा सब फील्ड ले लेना, उस सब फील्ड में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, एक तो एफ आना चाहिए प्लस सेट आना चाहिए इन्हीं सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, यानी कि अगर ये सारे एलिमेंट्स आ जाए और एफ भी आ जाए तो इट मीन्स वो वापस से ई ही बन गया मेरे पास। क्यों, क्योंकि जो ई है उसी के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे। तो कहते हैं अगर मेरे पास सबसे छोटा सब फील्ड हम लोग ई का कोई लें और उसमें अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो वापस से वो मेरा ई ही बन जाएगा, यानी कि ई एट इटसेल्फ। अगर ई मेरे पास कोई एक्सटेंशन है एफ की, ठीक है, तो ये जो ई है मेरा, ये फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन तब कहलाएगा अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और ई की अगर हम लोग कुछ सबसे छोटा सब फील्ड ले लें वो, और उस सब फील्ड में भी वही सारे एलिमेंट आ जाएं जो ई में है, प्लस एक हमारा जो सब फील्ड ई एफ है वो भी कंटेन हो रहा है, तो वापस से वो ई बन जाए मेरा। ठीक है, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे, ई इज इक्वल्स टू एफ और ये सारे एलिमेंट्स जो मेरे ई में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मेरे पास रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सपोज मेरे पास आर और सी कोई दो फील्ड है। अब सी है वो ऑब्वियसली आर की एक्सटेंशन है, तो हम लोग उसको इस तरीके से डिनोट करवा देंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा होता है, तो आयोटा है वो सी को बिलोंग करेगा ही करेगा। अगर मेरा आयोटा मेरा फील्ड है, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास। ठीक है, अगर आर ओवर हम लोग ई करें यानी वी ओवर एफ करें तो जो भी आंसर आएगा उसमें आयोटा प्रेजेंट होगा। अगर आंसर में आयोटा प्रेजेंट है तो इट मीन्स वो नंबर जो आएगा एज अ रिजल्ट मेरे पास वो किसको बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो बन गया मेरा, मतलब आर मेरा सब फील्ड था, आयोटा में सी में एलिमेंट कौन सा होता है, आई होता है। ठीक है, तो वापस से मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो इट मीन्स मेरा जो सी है वो फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन है किसकी, आर की। यही चीज़ थी मेरे पास कि मेरे पास अगर कोई दो फील्ड दे रखे हैं, मेरे पास सपोज ये मेरा, आप इसको आप ई ले लो, इसको आप एफ ले लो। ठीक है, अब ई में मेरे पास एलिमेंट क्या है, आयोटा है। आर को अगर मैं ई के साथ वो करवाऊँ, ऑपरेट करवाऊँ, आयोटा के साथ ऑपरेट करवाऊँ, तो वापस से वो मेरा सी में जा रहा है यानी ई में जा रहा है। ठीक है, तो यही थी मेरे पास फाइनाइटली जनरेटेड की एक्सटेंशन की डेफिनेशन, कि मैं अगर ई के जो भी एलिमेंट्स हैं प्लस वो उनको ऑपरेट करवा दूँ फील्ड एफ के साथ, तो मेरे पास वापस से ई बनना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास मैंने सी के एलिमेंट्स को ऑपरेट करवाया आर के साथ और वापस से मेरा सी बन गया। तो इट मीन्स जो मेरा सी है वो क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन है आर की। तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने फाइनाइट एक्सटेंशंस और फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन के बारे में बात किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्जेब्रिक एक्सटेंशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई हो। गाइस मेरे पास इनके जो नोट्स हैं वो सब मैं एक साथ में प्रोवाइड करवा दूँगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग उसको ज्वाइन करो। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोगों को अगर कोई भी सजेशंस है, डाउट्स है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके पर्सनली भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइस।